आप सभी मेरी इस दिलचस्प कहानी को आगे पढ़ने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुधा बोली, मैं शरबत बनाकर लाती हूँ भैया, बहुत प्यास भी लगी है। मैंने कहा, हाँ सुधा, मुझे भी प्यास लगी है। मस्त ठंडा शरबत बनाकर ले आओ। वह मटकती चली गई। मैं आराम से अपना सर सोफे पर पीछे टिकाकर बैठा था। मेरा औजार अभी सो रहा था। मैंने अपने दोनों हाथ दोनों तरफ फैलाकर सोफे पर रखे थे। दोपहर के 3:30 बज चुके थे। इतने में सुधा 2 गिलास शरबत के लेकर आई। एक मेरे हाथ में देकर मेरे साथ ही सटकर बैठ गई। शरबत पीते पीते हम दोनों बातें कर रहे थे। सुधा भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे कितनी खुशियाँ दी है। मेरी सहेली ने बताया था कि उसे इस खेल में बहुत मजा आता है। वह कहती थी कि तुम भी एक बार मजे ले लो, तो मैंने उससे कहा था कि मुझे ये सब नहीं करना है। और आज हमें वह मौका मिला है जो हमने कभी एक दूसरे के साथ ये सब करने का जो सोचा नहीं था। आज मुझे पहली बार कितना मजा आ रहा है। हम दोनों इतने बड़े घर में घूम रहे हैं और मजे ले रहे हैं। मैंने कहा, हाँ सुधा, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। अगर हमें ऐसे किसी ने देख लिया या किसी को पता चले तो। वह सुनकर कुछ नहीं बोली। हम दोनों ने शरबत पीकर खत्म कर दिया तो सुधा मेरे हाथ से गिलास लेकर बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। कौन बताएगा, मैं या तुम? इस बार मैं चुप रहा। वह गिलास लेकर किचन में रखकर आई और सीधे मेरे घुटनों के दोनों ओर पैर रखकर बैठ गई। मैंने अपने दोनों हाथ गुब्बारों पर रख दिए और हिलाने लगा। सुधा आहें भरने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ सुधा? सुधा, कुछ नहीं, मजा आ रहा है। ऐसे ही करते रहो भैया। मैंने कहा, ऐसे ही करते रहा तो ते गुब्बारे बड़े हो जाएंगे, तुम्हें चलेगा? सुधा खुश होकर बोली, हाँ चलेगा भैया, मेरी सहेली के तो मुझसे डबल है। आप मेरे भी बड़े कर दो जब तक तुम यहाँ पर हो। बार बार इन्हें करते रहो भैया और मेरी सहेली की तरह बड़े कर दो। सुधा मेरे औजार की तरफ देखकर अपना एक हाथ उस पर रखते हुए बोल, भैया औजार अभी सोया है, फिर कितना मोटा है, और ऐसे में भी तुम्हारा इतना बड़ा कैसे है भैया? मैंने कहा, हर आदमी का अलग अलग साइज का होता है सुधा, लेकिन एक बात है, औजार छोटा हो या मोटा हो, पहली बार मशीन में जाने के बाद दर्द तो होता ही है। अच्छा, अब मैं समझ गई। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता सुधा? सुधा अब मेरे औजार को अपने दोनों हाथों में लेने लगी और बोली, पापा मुझे 4 साल से अलग कमरे में सोने को कहने लगे हैं। मुझे एक अलग कमरा भी दे दिया है सोने को, तब से मैं अकेली सोती हूँ। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था कि वह क्या करते हैं। फिर मुझे तो अभी मालूम हुआ कि वह खुदाई करते थे। तो इधर सुधा ने मेरा औजार जगा दिया। मैंने दोनों तरफ फैलाए तो मशीन की दरार बढ़ गई। मैं साथ में अपनी उंगलियां उसकी मशीन के छेद पर फिराने लगा। मेरे औजार को दबाती हुई बोली, बहुत मजा आ रहा है भैया, तुम कितने अच्छे हो, कितनी खुशियां दे रहे हो। मैंने मशीन में अब 2 उंगलियां डाल दी तो मशीन और गीली हो गई थी। इतना कहते हुए वह आगे को सरक आई और अपनी खुली मशीन के मुंह पर तने हुए औजार को रगड़ने लगी। मैंने अपने हाथों से मशीन को फैलाया तो उसी वक्त आधा औजार मशीन में घुस चुका था। वह अपनी मशीन ऊपर नीचे करने लगी और पूरा औजार अपनी मशीन में अंदर ले रही थी। अब मैं भी अपने दोनों हाथों से मशीन पकड़कर उसे जोर जोर से धक्के मार रहा था। मैंने कहा, हाँ औजार भी निकल वाला है। उसने मुझे जोर से पकड़ लिया और मैं उसे लेकर खड़ा हो गया तो मेरी कमर को जकड़ लिया तो पूरा औजार मशीन में जड़ तक घुस गया था। बेहद मजा आ रहा था। मैंने कहा, हाँ सुधा, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है।
ये सब नजारा देखकर बहुत खुश हो गई थी। वह बोली, भैया तुमने मुझे ढेर सारी खुशियां दी है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर हम दोनों अच्छी तरह से ठंडा पानी पीकर लेट गए। हम काफी थक चुके थे। शाम के 5 बज चुके थे। ऐसे ही हम आधा घंटा लेटे रहे थे। हम दोनों 6 बजे उठकर फ्रेश होकर तैयार हो गए, क्योंकि बुआ और फूफा जी किसी भी समय आ सकते थे। सुधा हम दोनों के लिए चाय बनाने किचन में गई। मैं बाहर आंगन में कुर्सी डालकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सुधा चाय लेकर आई और मुझे चाय देकर खुद एक कुर्सी लेकर मेरे पास बैठ गई। हम दोनों ही बातें करते करते चाय का मजा ले रहे थे। कुछ ही देर में अंधेरा छाने लगा था। थोड़ी ही देर में बुआ और फूफा जी आ गए। थोड़ी देर वह दोनों भी हमारे साथ बैठकर बातें करने लगे। फिर फूफ जी फ्रेश होने चले गए। बुआ और सुधा खाना बनाने में जुट गई। जब खाना तैयार हो गया तो सुधा ने हमें बुलाया और सबके लिए खाना परोस दिया। हम सब ने मिलकर खाना खा लिया। सुधा और बुआ सब बर्तन आदि बटोर कर किचन में ले गई। फूफा जी और मैं आंगन में इधर उधर की बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वह दोनों भी काम निपटा आ गई। मैंने बुआ और फूफा जी से कहा, मैं और सुधा जरा गांव की ताजा हवा में घूम आते हैं। तो बुआ बोली, हाँ जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, हम दोनों सो रहे हैं, सफर से थक गए हैं और सुबह तेरे फूफा को ऑफिस भी जाना है। तुम दोनों जाओ तो जाते समय गेट लॉक कर देना और वापसी में खुद ही खोल कर आ जाना। रात के 9:15 बज रहे थे तब हम दोनों बाहर आए। हर तरफ सन्नाटा था। छोटा सा गांव था, शायद 200 के करीब घर होंगे। गांव में सभी लोग जल्द ही सो जाते हैं। बुआ का घर गांव के आखिर में था। घर के पीछे खेत और पेड़ थे। सुधा बोली, हम घर के पीछे ही घूमने चलेंगे। मैंने ओके कह दिया। बाहर सब तरफ अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन चांद की रोशनी से कुछ कुछ दिख रहा था। वह चलती हुई बोली, भैया हम नदी पर जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। मैंने भी चलते हुए कहा, जैसा तुम चाहो। थोड़ी दूर आते ही खेत खत्म हो गए थे। वहां पर रास्ते के बाजू में हमें एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई दिया, जिसके ऊपर कोई छत नहीं थी और दरवाजा भी नहीं था। हम उसके सामने से ही गुजर रहे थे तो सुधा ने मुझे इशारे से कहा कि चुप रहना। वह दबे पांव चलती चलती उस घर के पीछे आ गई। मैं भी उसके पीछे चला गया। सुधा एक छोटी सी खिड़की से अंदर झांककर देखने लगी तो मेरी भी जिज्ञासा जाग रही थी कि वहां क्या है। मैं जाकर सोनी के पीछे खड़े रहकर देखने लगा। वह औरत अपनी मशीन उठा उठा कर मस्ती से खुदवा रही थी। वे हमें नहीं देख सकते थे। सुधा की नजर हट नहीं रही थी। सुधा बोली, क्या हुआ भैया? मुझे और देखना था। मुझे बहुत मजा आ रहा था। हम चलते चलते नदी किनारे जाकर एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गए। मैंने सुधा से कहा, ऐसा देखकर तुम्हें क्या मिलेगा? वह दोनों चोरी छुपे ये सब करते हैं, हम अपने घर में आराम से कर सकते हैं। हम दोनों ऐसे ही बातें करते हुए घर पहुंच गए। बुआ और फूफा जी सो गए थे। हम दोनों ऊपर अपने रूम में गए और उसकी मशीन पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। मैंने एक जोर से धक्का मारते हुए पूरा औजार उसकी मशीन में उतार दिया।